नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। संसद का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से। सीसीपीए की बैठक में फैसला, सरकार की विपक्ष से सहयोग की अपील। बिहार में करारी हार पर बीजेपी में मंथन। अरुण जेटली ने कहा, महागठबंधन का गणित समझने में हुई भूल। राज्य के नेताओं के साथ बैठक करेंगे अमित शाह। आरक्षण पर मोहन भागवत का बयान, बना हार की वजह। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं का बयान, पार्टी ने किया इनकार। अग्नि 4 मिसाइल का प्रायोगिक परीक्षण कामयाब। 4000 मीटर की मारक क्षमता, विशेष नेविगेशन सिस्टम से लैस। शशांक मनोहर होंगे आईसीसी के चेयरमैन। बीसीसीआई की आम बैठक में एन श्रीनिवासन को हटाने का फैसला। गगन खोड़ा और एमएसके प्रसाद के समिति में शामिल। और आइए देखते हैं पहली खबर। संसद का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा। संसदीय मामलों संबंधी कैबिनेट कमेटी की बैठक में सत्र की तारीखों पर फैसला लिया गया। सत्र के पहले 2 दिन प्रश्नकाल स्थगित कर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के योगदान और भारतीय संविधान पर विशेष चर्चा होगी। बिहार चुनाव के नतीजे के बाद सोमवार को संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने हिस्सा लिया। बैठक में संसद के आगामी सत्र की तारीखों पर फैसला लिया गया। शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से शुरू होगा और 23 दिसंबर तक चलेगा। सरकार ने संसद की कार्रवाई सुचारू तरीके से चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग की अपील की है। All the parties have responsibility to interpret the verdict of the people, to enable proper functioning of the parliament during the coming session of the parliament. Bihar verdict is a clear statement of their aspirations. It should not be interpreted as a mandate to obstruct parliament. साल के अंत में बुलाए जा रहे इस सत्र में सरकार 26 और 27 नवंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान और संविधान पर विशेष चर्चा करेगी। We have decided that we will be discussing our commitment to Constitution and also the birth certificate of Baba Saheb Ambedkar. Together will be discussed in Parliament. First 2 days there won't be any question hour. विपक्ष इस सत्र में असहनशीलता और महंगाई समेत दूसरे मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। Which are the bills if they are against the poor people and against the interest of the society, definitely we will oppose all those bills. लेकिन हम चाहेंगे सरकार अपना एजेंडा तो बताए। बहुत सारे सवाल है कि अम्बेडकर साहब की याद में अगर आप स्पेशल सेशन बुला रहे हो तो ये सवाल पैदा होता, पब्लिक सेक्टर की आप निजीकरण कर रहे हो। जो आरक्षण के जो प्रावधान थे आपके संविधान में, वो थे आपके पब्लिक सेक्टर के लिए। वो अगर निजीकरण हो रही है तो वो रिजर्वेशंस का महत्व जो है घटता जा रहा है। मॉनसून सत्र में विपक्ष के अवरोध के चलते जीएसटी के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण बिल पास नहीं हो पाए थे। इस सत्र में आर्थिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिलों को पास करवाना केंद्र सरकार के लिए चुनौती होगी। अखिलेश सुमन के साथ मोहम्मद फतेह टीपू, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी हमारे साथ हैं। नीरजा, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो इस सत्र के मायने क्या है, क्योंकि बिहार चुनाव नतीजों के बाद तुरंत ये सत्र और तमाम जो दल हैं वो इसे लेकर मैं कहूंगी एक लंबा इंतजार भी कर रहे थे और एग्रेशन भी मुझे लगता है कि पहले से ज्यादा दिख रहा है। देखिए, एक तो लग रहा है नवंबर 26 से सत्र स्टार्ट होगा। पहले 2 दिन डॉक्टर आम्बेडकर के क्योंकि उनके सेंटेनरी ईयर चल रहा है, उनको उनके लिए कमिटेड होगा, उस पर फोकस होगा। स्पेशल सेशन माना जा रहा है।
तो कुल मिला के सेशन छोटा होगा पहले से। एक तो ये चीज बहुत क्लियर आ रही है। दूसरा ये भी क्लियर है, आज जो वेंकैया नायडू जी बोले हैं कि ऑपोजिशन को इसको बिहार की जीत को मैंडेट टू डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अभी तो बात ही नहीं शुरू हुई है, तो ये मतलब इनको डर है सरकार को। मेजर बयान कह सकते हैं। हाँ, और ये भी कह रहे हैं, जब पूछा गया कि जीएसटी को लेके, जीएसटी कांग्रेस का बिल था, उन्होंने कुछ अमेंडमेंट सुझाए हैं, बातचीत हो सकती है, अरुण जेटली बोले हैं, तो भी कहा गया, पूछा गया कि आप उन अमेंडमेंट्स को के ऊपर चर्चा करेंगे पहले, तो कहा गया उस हाउस में करेंगे। तो अगर एक रास्ता कंसेंसस का निकालना है तो पहले ही बैठ के कांग्रेस नेताओं से बात होनी चाहिए, भाई हम इतना एक्सेप्ट करेंगे, आप क्या कहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ आज के वक्तव्य से कुछ खास चेंज नहीं दिख रही है कि रीच आउट करेंगे। यानी कि जो आखिरी सत्र जहां पर खत्म हुआ था उससे कंटिन्यूटी में देख रही हैं आप, कोई बदलाव मेजर मुझे इस तरफ सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि ऑपोजिशन की तरफ रीच आउट करना कि भाई आइए आप बैठिए, सब कुछ हम सलटेंगे एक साथ मिलके इसको करना, ये आपका बिल है, अमेंडमेंट ये एक्सेप्ट हो जाएगा, कुछ रास्ता निकालना जो होता है, और रास्ते निकल आते हैं। तो ऐसा आज से मुझे कुछ नहीं लग रहा है। रही ऑपोजिशन क्या करेगी, कांग्रेस क्या करेगी, जो बिल्कुल ही नहीं चलने दिया सत्र, और रीजनल पार्टीज जो इतनी शानदार जीत जिनकी हुई है बिहार में, क्या वो उसी रवैये पे चलेंगे। हालांकि रीजनल पार्टीज का मानना था कि हाउस को चलना चाहिए, सिर्फ कांग्रेस ही अड़ी हुई थी। तो कहीं ना कहीं जीत पाकर आपको स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए, और मैं तो आशा करती हूं कि डिसरप्शन बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से अब तक मैं कहूं कि मूड और जो जिन शब्दों का इस्तेमाल है, जो मैं कहूं कि तेवर पॉलिटिकल पार्टीज दिखा रही हैं, लेफ्ट की हमने बात की, कांग्रेस पार्टी की जो बयान आ रहे हैं, छोटी पार्टियों की बात करें, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह या मायावती की बात करें, या बिहार में जो हाल में जीते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि पहले से रास्ता आर्थिक नीतियों को लेकर, मैं विशेष तौर पर कहना चाहूंगा, आसान दिखने जा रहा है। क्योंकि ऐसा लगता है कि एक जो क्षेत्रीय दल है अब वो यूनाइट होने की कोशिश भी कर सकते हैं सत्र के जरिए। देखिए वो ठीक है, वो धावा भी बोलेंगे और मजबूती भी आएगी उनकी आवाज में। और लालू प्रसाद यादव ने तो कह दिया है, वो पहले बनारस जा रहे हैं लालटेन लेके ढूंढने के लिए कि नरेंद्र मोदी ने कितनी डेवलपमेंट की है, फिर दिल्ली आएंगे और उनकी राजनीति रहेगी सारी ऑपोजिशन को यूनाइट करना। वो उसकी अपनी जगह है, आगे चुनाव भी आ रहे हैं और ऑपोजिशन करना चाहेगी। लेकिन आप सेशन आफ्टर सेशन क्या डिसरप्ट कर सकते, कब तक करेंगे आप? और पार्लियामेंट का अपना रोल है, आपकी पॉलिटिक्स बाहर की का अपना रोल है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट होगा कि फिर से पूरा सत्र वॉश आउट हो जाए। क्योंकि लास्ट जब सत्र खत्म हुआ था नीरजा, आपने बहुत करीब से देखा पूरे सत्र में, बार बार ये बात आ रही थी कि सरकार, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है सत्र चलाने के लिए, संसद चलाने के लिए, उसकी ओर से वो पहल नहीं दिख रही है जो आमतौर पर होनी चाहिए। क्या अभी भी सरकार के जो बयान है वो इशारा वही कर रहे हैं? वो मैं कहूं कि जो लचीलापन था वो अभी भी नहीं दिख रहा है? नहीं, वो आज के उससे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि नए तरीके से आप, जैसा मैंने कहा, आप रीच आउट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री रीच आउट करें, और सीनियर लीडर्स रीच आउट करें, जैसा कि एक शेक्सपियर का है ना, स्टूप टू कॉन्कर, वो एटीट्यूड ही दिखलाता है, ये शब्द नहीं दिखलाते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके बयान से आज जो वेंकैया नायडू ने बोला वो बहुत ही मैकेनिकल तरीके से कि ये नहीं होना चाहिए टू डिस्टर्ब, बिहार मैंडेट का मतलब ये नहीं है, मतलब एक जैसे नसीहत दी, लेकिन बैठ के आमने सामने क्या चाहिए, कैसे हम कुछ रास्ता ढूंढें, उस तरह का एटीट्यूड अभी तक तो नहीं दिखा। कल क्या होता है कह नहीं सकते हैं। और क्या बड़े बिल नीरजा देख रहे हैं जिनको लेकर सरकार लगातार, मैं कहूं कि कोशिश में है, चाहे वो जीएसटी का मामला हो या फिर इसके अलावा भूमि अधिग्रहण को लेकर भले ही सरकार ने पांव खींच लिए, लेकिन असल में इस बड़े जो एजेंडे थे इनको लेकर फिर होगा क्या सरकार की ओर से? देखिए क्या होगा, अब जो सरकार ने जो मन बनाया हुआ है कि डिसरप्ट करने पे तुले हुए हैं, तो फिर जो भी हमें करना है एडमिनिस्ट्रेटिव रूट लेंगे हम, पार्लियामेंट्री रूट नहीं लेंगे। ठीक है, वो एक तरीका हो सकता है, बट जीएसटी को तो करना ही है। और सेटबैक जीएसटी को हो गया, 1 साल का सेटबैक हो गया है
क्या इस सेशन में पास हो पाएगा कि नहीं, जब तक ये कुछ चीज गिवन नहीं करती ऑपोजिशन और सरकार के बीच में, मुझे नहीं लगता है कि चांसेस कम देखते हैं। चांसेस कम दिखते हैं। चलिए नीरजा, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि शायद इस सत्र में पिछले सत्र की तरह की तस्वीर न दिखाई दे और वहां पर तेजी के साथ कामकाज हो और अच्छी बहस भी सुनने को मिले। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। बिहार में हार के बाद बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक, खोजे हार के कारण। देखिए पहली खबर, हार पर मंथन, रात 8 बजे। महागठबंधन में जहां जश्न का आलम है तो वहीं बीजेपी में अब बारी चिंतन की। और इसी कड़ी में आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी ने माना कि उनसे चुनावों के गणित को समझने में गलती हुई और महागठबंधन की एकजुटता ही हार की मुख्य वजह बनी। वहीं बैठक में आगे की रणनीति के लिए कुछ फैसले भी लिए गए। बिहार में हार के बाद आला नेताओं के मंथन से साफ हो गया है कि पार्टी के लिए यह हार बहुत मायने रखती है। बीजेपी के नेताओं ने साफ साफ ये मान लिया कि महागठबंधन का गणित समझने में उनसे बड़ी चूक हुई है। ये गणित इतना सरल नहीं होगा और इसलिए चुनाव में ये तीनों एक दूसरे का अपना टोटल वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाएंगे। हमारे मुकाबले में जो गठबंधन था उनकी वोट ट्रांसफरेबिलिटी बहुत अच्छी रही एक दूसरे को। संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद अरुण जेटली ने कहा कि हार की जिम्मेदारी सबकी है और इससे सबक लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह राज्य के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। अध्यक्ष जी और हमारे संगठन मंत्री राज्य इकाई के नेताओं से भी बातचीत करेंगे। चुनाव के दौरान और उससे पहले संघ प्रमुख और नेताओं के बयान को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बयान को हार की वजह मानने से इनकार कर दिया। That we have accepted the concept of reservations based on social considerations. I understand that is also the stand of the RSS and therefore there should be no cause for any confusion on that account. बीजेपी के इस मंथन से इतना साफ हो गया है कि बिहार में जिस तरह बीजेपी की हार हुई है उससे पार्टी सदमे में है। ऐसे में पार्टी के सामने न केवल हार की वजहों को तलाश कर उनका निपटारा करना है बल्कि कार्यकर्ताओं के टूटे मनोबल को भी जोड़ना है। बिहार में हार की समीक्षा करने बैठे बीजेपी के नेता इस नतीजे पर पहुंचे कि वहां पर महागठबंधन की पार्टियां एक दूसरे को अपनी वोट ट्रांसफर करने में कामयाब रही और इसी वजह से वहां भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली। पार्टी ने आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत के आरक्षण पर दिए बयान को हार का कारण मानने से साफ इनकार किया। कैमरामैन चेतन के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। बिहार में बीजेपी की करारी हार के बाद विरोध के सुर भी सामने आ रहे हैं। हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ा जा रहा है। बीजेपी का कोई नेता संघ को जिम्मेदार बता रहा है तो कोई स्थानीय नेताओं को इस हार के लिए दोषी मान रहा है। बिहार में मिली शिकस्त के बाद अब बीजेपी में दोषारोपण का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी नेता हुकुम नारायण सिंह ने तो इसके लिए सीधे सीधे संघ को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण पर दिए बयान ने बिहार में बीजेपी की हार की नींव रखी। इस आरक्षण के मामले में माननीय संघ प्रमुख के बयान ने बिहार के लोगों को अंतर से हिला दिया, लेकिन ये सबसे बड़ा कारण है और इस कारण ने पिछड़ी जाति के जो लोग थे वो 90% पिछड़े वर्ग के लोगों को एकजुट कर दिया, आक्रामक कर दिया और उनके साथ साथ उसमें जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो भी इस आक्रामक एकजुटता में के साथ अपने को जोड़ लिया। साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने भी मोहन भागवत के बयान की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं।
मोहन भागवत जी ने कहा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। आरक्षण की समीक्षा की बात कोई गलत नहीं कही, लेकिन अभी कहने की कोई जरूरत नहीं थी। इस चीज को लालू जी ने समाज में परोसने का काम किया कि भाजपा की सरकार आएगी तो आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। बिहार में करारी हार मिली है, लिहाजा प्रदेश में चुनाव की कमान संभालने वाले नेताओं की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। पार्टी के एक धड़े का कहना है कि बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और आर.के. सिंह के बागी तेवर ने पार्टी को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाया है, जिसका असर साफ साफ नतीजों पर दिखा। पार्टी अब उन पर कार्रवाई करने का मन बना रही है। मैं मानती हूं कि बिहार के चुनाव को प्रभावित करने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा जी ने उस समय पर बयान दिए और उस पैकेजिंग के वो बयान हिस्सा बन गए और पार्टी निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी। उधर सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर नीतीश कुमार से मुलाकात कर पार्टी को साफ संदेश दिया है कि उनके तेवर अभी भी बागी हैं। अब देखना यह है कि पार्टी किस रूप में बागी नेताओं पर कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक अदालतों के बारे में जानकारी बढ़ाने पर जोर दिया है। विधि सेवा दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग तक न्याय पहुंचाने के लिए लोक अदालतें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। प्रधानमंत्री ने वक्त के लिहाज से न्यायपालिका की मौजूदा प्रणाली में बदलाव की हिमायत की। देश भर में सोमवार को विधि सेवा दिवस मनाया गया। इस मौके पर दिल्ली में हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक अदालतों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोक अदालतों से न्यायपालिका पर भार कम होगा और लोगों को ज्यादा बेहतर ढंग से न्याय मिल सकेगा। एक को न्याय मिलता है, दूसरा नाराजगी के साथ घर जाता है। यहाँ होता तो वही है, लेकिन दोनों को संतोष मिलता है, चलो यार हो गया, बहुत दिन हो गए थे, छुट्टी हो गई। ये लोक अदालत की प्रतिष्ठा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के साथ सबका न्याय भी जरूरी है। उन्होंने सभी संस्थानों में वक्त के लिहाज से बदलाव की हिमायत की। प्रधानमंत्री का संकेत कॉलेजियम सिस्टम की ओर था। मोदी ने सुझाव दिया कि गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता मुहैया कराना जजों की नियुक्ति का मापदंड होना चाहिए। पुरानी चीज उत्तम ही है, इसलिए उसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, इससे बात बनती नहीं है। लोक अदालत इतना सफल प्रयोग, लीगल एड इतना सफल प्रयोग, लेकिन अगर हम ये कहें कि बस पूर्णता हो गई, फिर तो स्थगित आ जाएगी। लोक अदालतें विवाद निपटारा का वैकल्पिक तंत्र बन गई हैं। बीते 2 दशक में लोक अदालतों की 15 लाख से ज्यादा बैठकों में 8.25 करोड़ लंबित मुकदमों का निपटारा हुआ है। इस साल सितंबर तक देश में 1,28,000 लोक अदालतों का आयोजन हुआ, जिसमें 57 लाख से ज्यादा मामले निपटाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वन रैंक वन पेंशन की अधिसूचना के बाद भी पूर्व सैनिकों का आंदोलन जारी है। उनका कहना है कि अधिसूचना में कई खामियां हैं। पूर्व सैनिक कल से आंदोलन को तेज करते हुए वीरता के लिए मिले मेडल लौटाने का ऐलान कर रहे हैं। वहीं रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि पूर्व सैनिकों की सभी मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ओआरओपी की अधिसूचना के बाद भी पूर्व सैनिकों का आंदोलन जारी है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि पूर्व सैनिकों की मुख्य मांग मान ली गई है, लेकिन उनकी हर मांग स्वीकार नहीं की जा सकती। ये डेमोक्रेसी है, हर एक को डिमांड करने का अधिकार रहता है, लेकिन जितना मैक्सिमम उसका मेन जो डिमांड था वो हर एक को एक रैंक में एक पेंशन, वो हमने पूरा कर दिया। बाकी सब जो चीजें हैं वो हम लोगों ने डिक्लेयर की थी वही है। हर एक चीज मांगते हैं वही अगर सेटिस्फाई होने लगी तो कभी खत्म नहीं होगा और कोई तो और कुछ मांगेगा। ओआरओपी की खामियों पर रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने कमेटी बनाई है जो अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने कहा कि सरकार ने ओआरओपी पर निर्देश जारी कर दिया है और इसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। योजना में कोई खामी है तो उसे बाद में दूर किया जाएगा। I think the government has given its directions on the issue. We should accept it. And if there are any anomalies which are still persisting, this could be, sorted out in due course of time. इधर सरकार की अधिसूचना में खामियों पर पूर्व सैनिकों ने जंतर मंतर पर 15 जून से चल रहा आंदोलन खत्म नहीं किया है। The basic principle of one rank one pension is a senior should never get pension less than his junior. That has been destroyed completely in this. Therefore, we reject the notification in totality.
सरकार ने शनिवार को पूर्व सैनिक कर्मियों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने की अधिसूचना जारी की थी। इसके मुताबिक पहले के पेंशन भोगियों की पेंशन साल 2013 की पेंशन के आधार पर तय की जाएगी और इसका फायदा 1 जुलाई 2014 से मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली सरकार ने आज गांधीनगर विधानसभा में पहली आम आदमी पॉलीक्लिनिक की शुरुआत की। इस पॉलीक्लिनिक का मकसद बड़े अस्पतालों में भीड़ को कम करना है। क्लिनिक में हर तरह के इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। क्लिनिक में ओपीडी सुविधाएं, एक्सरे, पैथोलॉजी लैब जैसी तमाम सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। क्लिनिक का समय सुबह 9 से 4 बजे तक होगा और दिल्ली सरकार के अगले 1 साल में ऐसे 100 और क्लिनिक खोलने की योजना है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की थी। शुरू में एक विधानसभा में एक पॉलीक्लिनिक बनाएंगे और फिर कोशिश करेंगे एक विधानसभा में 2 पॉलीक्लिनिक बनाने का। तो मुझे लगता है 99% बीमारियों का इलाज तो आपके घर के पास ही हो जाएगा। या तो मोहल्ला क्लिनिक में चले जाओ, छोटी मोटी बीमारियां हो, थोड़ी सी ज्यादा बीमारी हो तो पॉलीक्लिनिक में चले जाओ। आपको ये जो बड़े अस्पताल हैं, जीटीबी अस्पताल है, इस किस्म के अस्पताल में तभी जाना पड़ेगा जब एडमिट कराना हो किसी को। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि-4 मिसाइल का आज प्रायोगिक परीक्षण किया गया। ओडिशा के अब्दुल कलाम आइलैंड इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से मोबाइल व्हीकल से अग्नि-4 मिसाइल को लॉन्च किया गया। ये परीक्षण सेना की रणनीतिक बल कमान यानी एसएफसी के किया गया। अग्नि-4 मिसाइल 20 मीटर लंबी और 17 टन भारी है। सतह से सतह तक 4000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है और आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसमें 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर लगे हैं और इसके निशाना लगाने की एक खास क्षमता है। इसके लिए विशेष नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। उड़ान के दौरान रुकावटों को खुद को ठीक करने और दिशा निर्देशित करने में भी ये सक्षम है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जिसके चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। तूफान के चेन्नई और कराईकल के बीच तमिलनाडु तट से टकराने की आशंका भी जताई गई है। इसके चलते तमिलनाडु के ज्यादातर इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी भरने से यातायात बाधित है। मछुआरों को अगले 24 से 48 घंटों के दौरान समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। बिहार में एनडीए की हार का असर शेयर बाजार पर भी दिखा। कारोबार की शुरुआत में ही सेंसेक्स 600 अंकों की गिरावट के साथ 26,000 के नीचे खुला। हालांकि बाद में बाजार में कुछ रिकवरी हुई और सेंसेक्स 144 अंक की कमी के साथ 26,000 के ऊपर बंद हुआ। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आर्थिक सुधारों पर असर की आशंकाओं को खारिज किया है। बिहार के चुनाव नतीजों का भारत के शेयर बाजार पर खासा असर नजर आ रहा है। सोमवार को शेयर बाजार के खुलने के साथ ही सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 600 अंक गिरकर 25,680 के स्तर पर खुला, जबकि निफ्टी 173 अंक की गिरावट के साथ 7,782 के स्तर पर खुला। आर्थिक मामलों के जानकारों का भी कहना है कि बिहार नतीजों से मार्केट में आर्थिक सुधारों को लेकर संशय का माहौल बन गया है। लग रहा था टफ कंपटीशन है, कट टू कट है, लेकिन एनडीए बहुत बुरी तरह से हारा ये इलेक्शन। उसका हम आज मार्केट पे असर दिखाई दे रहा है। मार्केट्स को ये उम्मीद थी कि बीजेपी के पास अगर राज्यसभा में नंबर्स आ जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन जीतने के बाद, तो बीजेपी जो क्रूशियल बिल्स हैं जैसे जीएसटी है, लैंड बिल है, या आने वाले समय में और रिफॉर्म्स को आगे पुश कर पाएगी। हालांकि बाद में बाजार रिकवरी हुआ। कारोबारी सत्र के आखिरी घंटे में सेंसेक्स 26,000 और निफ्टी 7,900 के पार निकल गया। सेंसेक्स करीब 144 अंक की गिरावट के साथ 26,121 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी 39 अंक की कमजोरी के साथ 7,915 के स्तर पर बंद हुआ। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि बिहार के नतीजे का अर्थव्यवस्था पर असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने निजी टीवी चैनल ईटी नाउ से बातचीत में कहा कि सरकार आर्थिक सुधार के एजेंडे को तेजी से आगे बढ़ाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीसीसीआई ने एन श्रीनिवासन की जगह शशांक मनोहर को आईसीसी का चेयरमैन बनाने का फैसला किया है। मुंबई में बोर्ड की सालाना आम बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके अलावा टीम इंडिया के निर्देशक रवि शास्त्री को आईपीएल संचालन परिषद से हटा दिया गया है। रोजर बेन्नी और राजेंद्र सिंह हंस की जगह गगन खोड़ा, एमएसके प्रसाद को चयन समिति में शामिल किया गया है।
बीसीसीआई ने एन श्रीनिवासन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद से हटाने का फैसला किया है। बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर उनकी जगह लेंगे। शशांक मनोहर 2016 तक श्रीनिवासन के बचे हुए कार्यकाल को पूरा करेंगे। मुंबई में बीसीसीआई की सालाना आम बैठक में यह फैसला किया गया। बीसीसीआई आईसीसी के पास इस बदलाव की सिफारिश भेजेगी। शशांक मनोहर की गैर हाजिरी में शरद पवार आईसीसी बैठकों का प्रतिनिधित्व करेंगे। The BCCI representative to the ICC will be Mr. Shashank Manohar, and being the virtue of the board representative in the ICC, he will take over as the ICC chairman. बीसीसीआई ने रिटायर्ड जस्टिस एपी शाह को हितों के टकराव मामलों के निराकरण के लिए ओम्बुड्समैन नियुक्त किया है। इसका ब्यौरा कानून समिति 2 महीने के भीतर तय करेगी। पाकिस्तान से सीरीज के सवाल पर बीसीसीआई अध्यक्ष ने कहा कि इसके लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी और उसी के हिसाब से बोर्ड फैसला करेगा। With regard to conflict of interest, the ombudsman is appointed by the board. Justice A.P. Shah would look into the complaints, if any, with regard to conflict of interest. बोर्ड ने अपनी कुछ उप समितियों में भी छटनी की है। टीम इंडिया के निदेशक रवि शास्त्री को आईपीएल संचालन परिषद से हटा दिया गया है। हितों के टकराव से बचने के लिए रोजर बिनी को भी चयन समिति से हटा दिया गया है। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को अनिल कुंबले की जगह बोर्ड की तकनीकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। राजीव शुक्ला आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन बने रहेंगे। इसके साथ ही विशाखापट्टनम, रांची, इंदौर, पुणे, धर्मशाला और राजकोट को टेस्ट वेन्यू का दर्जा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। म्यांमार की विपक्षी नेता आंग सान सू की को लोकतंत्र समर्थक पार्टी ने पहले दौर की सीटों में से करीब सभी सीटें जीती हैं। यांगून में उनकी पार्टी को 16 सीटों की मतगणना पूरी होने के बाद 15 सीटों पर जीत हासिल हुई है। सत्तारूढ़ पार्टी ने संसदीय चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली है। म्यांमार में आंग सान सूची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को मिल रही शुरुआती कामयाबी से पार्टी समर्थकों के बीच उत्साह का माहौल है। म्यांमार में आंग सान सूची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी एनएलडी को एक तरफा जीत हासिल होती दिख रही है। चुनाव में 90 से ज्यादा दलों ने भाग लिया। मुख्य मुकाबला सूची की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी और सत्तारूढ़ यूनियन सॉलिडेरिटी डेवलपमेंट पार्टी के बीच है। रविवार को म्यांमार में ऐतिहासिक आम चुनाव के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने वोट डाले। 25 सालों में पहली बार स्वतंत्र देशव्यापी चुनाव के लिए रविवार को वोट डाले गए थे। चुनाव आयोग के मुताबिक मतदान में 80% से ज्यादा मतदाताओं ने भाग लिया। चुनाव में 90 पार्टियों के कुल 6000 उम्मीदवार मैदान में थे। 664 सीटों में से 25 सीटें मिलिट्री प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं, जिनके लिए वोट नहीं डाले गए। म्यांमार में 2011 से सेना समर्थित यूनियन सॉलिडेरिटी डेवलपमेंट पार्टी सत्ता में थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो अभी इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।